नमस्कार साथियों एवं प्यारे विद्यार्थियों। माँ हिंदी साहित्यिक चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हमने पिछले कुछ वीडियोस में हिंदी साहित्य के काल विभाजन एवं नामकरण को देखा। अब काल विभाजन के पश्चात हम हिंदी साहित्य के जो पहला भाग है आदिकाल, उसका अध्ययन शुरू करेंगे। तो यह वीडियो पिछले वीडियो की अपेक्षा थोड़ा लंबा हो सकता है, क्योंकि इसमें आदिकाल की सामान्य जानकारियों, इसके विशेषताओं, प्रवृत्तियों, इसके नामकरण आदि की जानकारियों के साथ इसमें रासो साहित्य को भी कवर करने की कोशिश की गई है। तो इसको अंत तक देखिए, और हम ये चाहते हैं कि कम से कम वीडियोस में आपको कॉन्फिडेंस भी आ जाए, ऐसा मैटर हम आपको उपलब्ध करवा दें। तो इसी के साथ ही हम आज का वीडियो शुरू करते हैं। आदिकाल। आदिकाल 1000 ईस्वी से 1350 ईस्वी तक माना जाता है। एक सामान्य मत है कि 1000 ईस्वी से 1350 ईस्वी तक माना जाता है, क्योंकि विभिन्न इतिहासकारों ने, साहित्य इतिहासकारों ने इसका समय अलग अलग भी बताया हुआ है। तो ये मान सकते हैं कि 1000 ईस्वी से 1350 ईस्वी तक इसका सामान्य काल रहा है। हिंदी साहित्य का सर्वप्रथम चरण आदिकाल के नाम से जाना जाता है। भारतीय राजनीतिक दृष्टिकोण से जिस समय भारत में हर्षवर्धन के साम्राज्य का पतन हो रहा था, उसी समय हिंदी साहित्य का उदय हुआ माना जाता है। अर्थात जब हर्षवर्धन के राज्य का पतन हो रहा था और अरबों के सिंध आक्रमण के बाद, उसके बाद जो महमूद गजनवी, मोहम्मद गोरी और उसके बाद जो परिवर्तन हुआ, वो उस समय आदिकाल था। लेकिन शुरुआत कहाँ से मानी जाएगी? जो प्राकृत, उत्तर प्राकृत यानी अपभ्रंश और उत्तर अपभ्रंश यानी अवट, उस समय की जो भाषाएं थी, उस समय हर्षवर्धन के काल का यह समय रहा है। हर्षवर्धन का काल का जिक्र इसलिए है क्योंकि एक बार हर्षवर्धन राजनीतिक दृष्टिकोण से यह सवाल पूछ लिया गया था कि उस समय किस साम्राज्य का पतन या उत्थान हो रहा था। तो उस समय हर्षवर्धन राज्य का पतन हो रहा था। डॉक्टर नगेंद्र ने अपभ्रंश भाषा के विकसित रूप को ही आदिकाल के नाम से पुकारा है। अपभ्रंश भाषा के विकसित रूप को किसने? डॉक्टर नगेंद्र ने अपभ्रंश भाषा के विकसित रूप को आदिकाल के नाम से पुकारा है। इस विकसित अपभ्रंश भाषा को अलग अलग विद्वानों के द्वारा अलग अलग नामों से पुकारा गया। काफी बार ऐसा सवाल आया है, केवल एक व्यक्तित्व का नाम दे करके उसका दृष्टिकोण पूछ लिया जाता है, या फिर मिलान भी करवा लिए जाते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल की भाषा को क्या कहा है? तो प्राकृतभाष हिंदी कहा है। क्या कहा है? प्राकृतभाष हिंदी। डॉक्टर भोलाराम व्यास ने क्या कहा है? अवट भाषा कहा है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी, बहुत बार ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी और विद्यापति के सवाल बहुत बार नेट की परीक्षाओं में या अन्य परीक्षाओं में पूछे गए हैं कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने क्या कहा है? पुरानी हिंदी। पुरानी हिंदी कहा है। विद्यापति ने कहा है देसिल बनिया। विद्यापति ने क्या कहा है? देसिल बनिया। अतः हम याद रख लेंगे कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी पुरानी हिंदी और विद्यापति देसिल बना। आदिकाल के नामकरण के बारे में अब एक एक जो साहित्य इतिहासकार या आलोचक है उसका और उसके जो नामकरण उसको देखेंगे। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने नाम दिया आदिकाल। रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल कहा है। 12 प्रसिद्ध रचनाओं के आधार पर इन्होंने इन्हें वीरगाथा काल का नाम दिया। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बीज वेपन काल। महावीर प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि हिंदी भाषा का जो बीज आदिकाल में ही, आदिकाल के समय जो है वो उसी समय है, तो इसे बीज वेपन काल कहा है। और राहुल सांस्कृतायन ने सरापा को पहला कवि मानते हुए सिद्ध सामंत काल नाम दिया है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने संधि चारण काल, ये स्वयंभू को पहला कवि मानते हैं। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने चारण काल, इनके जो 12 वर्गीकरण किया गया है उनके अध्यायों का, इनकी जो रचना है उसके 12 भाग का पहला जो
शुरुआत है वो चारण काल से है। मिस्र बंधु आरंभिक काल नाम देते हैं आदिकाल को, और डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त प्रारंभिक काल या शून्य काल इनके द्वारा नाम दिया गया है। एक बार फिर से देख लेते हैं हम सभी को कि हजारी प्रसाद द्विवेदी आदिकाल, रामचंद्र शुक्ल वीर गाथा काल, महावीर प्रसाद द्विवेदी बीज वपन काल, राहुल सांस्कृतैन सिद्ध सामंत काल, और राम कुमार वर्मा संधि चारण काल, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन चारण काल, मिस्र बंधु आरंभिक काल, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त आरंभिक काल या शून्य काल। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने आदिकाल को क्या नाम दिया है? वीर काल। यह ध्यान रखेंगे कि शुक्ल ने तो वीर गाथा काल और विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने वीर काल। राम शंकर शुक्ल रसाल ने दिया है जय काव्य काल, जय काव्य काल। डॉक्टर पृथ्वीनाथ कमल कुल श्रेष्ठ अंधकार काल, पृथ्वीनाथ कमल कुल श्रेष्ठ अंधकार काल इनके द्वारा दिया गया। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा अभ्रंश काल, चंद्रधर शर्मा गुलेरी अभ्रंश काल या पुरानी हिंदी, पहले भी हमने बता दिया इसको। राम खिलावन पांडे ने दिया है संक्रमण काल, डॉक्टर हरिश्चंद्र ने दिया है संक्रमण काल। मोहन अवस्थी आधार काल, मोहन अवस्थी ने क्या दिया है? आधार काल। इसमें सबसे ज्यादा बार पूछे गए हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी का वीर काल को खूब बार पूछा जाता है, राम शंकर शुक्ल रसाल जय काव्य काल को पूछा जाता है। इसके अलावा पिछले पृष्ठ पे जो गए हैं आपको मैं फिर से बता दूं कि वीर गाथा काल पूछा गया है, बीज वपन काल। बाकी ये दो तो काफी महत्वपूर्ण है, राहुल संस्कृतैन और डॉक्टर राम कुमार वर्मा की कि राहुल संस्कृतैन ने सिद्ध सामंत काल और डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने संधि चारण काल। मिस्र बंधु भी खूब पूछा जाता है भाई, मिस्र बंधु को भी याद कर लेंगे। आरंभिक काल, मिस्र बंधु ने क्या कहा आदिकाल को? आरंभिक काल। अब नामकरण के बाद हम इसकी प्रमुख शैलियों को देखेंगे। आदिकालीन साहित्य की प्रमुख शैलियां। आदिकालीन साहित्य में जो शैलियों का प्रयोग है वो इस प्रकार से पिंगल शैली और डिंगल शैली। पिंगल शैली का अर्थ है अभ्रंश मिश्रित ब्रज भाषा, अभ्रंश मिश्रित ब्रज भाषा। इसका जो भाव है कोमल कांत पदावली का प्रयोग होता है इसमें, कोमल कांत पदावली सुनने में मधुर लगे ऐसी इसकी भाषा है। और डिंगल शैली, डिंगल शैली अभ्रंश मिश्रित राजस्थानी, अभ्रंश मिश्रित राजस्थानी। इसमें कठोर और कर्कश भाषा का प्रयोग है, कठोर और कर्कश। तो ये अंतर है कि जब अपभ्रंश में ब्रज मिल जाती है तो वह पिंगल हो जाती है, और कोमल, पिंगल मतलब कोमल कांत पदावली या शब्दावली। और जो डिंगल शैली होती है उसमें राजस्थानी मिलने से, अपभ्रंश में राजस्थानी मिलने से कठोर और कर्कश हो जाती है। पिंगल और डिंगल दो प्रमुख शैली आदिकालीन साहित्य में है। हिंदी का आदि कवि, कि हिंदी का जो पहला कवि किसे माना जाता है, तो आप इसको बिल्कुल आराम से याद कर सकते हैं, ये ऐसा कुछ कठिन नहीं है। 203 बार हम पढ़ेंगे, याद हो जाएंगे ये सब। डॉक्टर शिव सिंह सेंगर ने किसे माना है? पुष्य या पुंड को। राम कुमार वर्मा मानते हैं, राम कुमार वर्मा मानते हैं स्वयंभू को। ये 693 ईस्वी से 1693 ईस्वी तक का जिनका हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा गया है उसमें ये स्वयंभू को पहला कवि मानते हैं। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने माना है शलिभद्र सूरी को। 1184 ईस्वी में इनका हिंदी साहित्य का इतिहास है, तो ये शलिभद्र सूरी को मानते हैं। इनका डॉक्टर राम कुमार वर्मा का कौन सा साहित्य इतिहास है बता सकते हैं आप? तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा का जो हिंदी साहित्य का इतिहास है, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 1938 में, और डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त का हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास 1965 में। ये पिछली वीडियोस में है, आप वहां देख सकते हैं इनको। राहुल संस्कृतैन, राहुल संस्कृतैन ने सरापा को पहला कवि, सिद्ध सामंत काल, आदिकाल को सिद्ध सामंत काल नाम भी दिया है, और सरापा को पहला कवि माना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अधेमान या अधेमान इनका कहा जाता है, अब्दुल रहमान इनका नाम है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने
अब्दुल रहमान को हिंदी का पहला कवि माना है। बच्चन सिंह ने माना है विद्यापति को। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने माना है राजा मंज को। रामचंद्र शुक्ल भी राजा मंज या राजा भोज को हिंदी का पहला कवि मानते हैं, लेकिन इसके साथ ही चंद्रप्रदाय को प्रथम महाकवि भी मानते हैं। और सर्व मान्यता अनुसार देखा जाए तो सराफा हिंदी के पहले कवि माने जाते हैं। यदि सर्वमान्य अनुसार आ जाए कि हिंदी का पहला कवि कौन है तो सराफा हम कर देंगे, किंतु यदि नाम दे करके पूछा जाए कि बच्चन सिंह के अनुसार हिंदी का पहला कवि कौन है तो विद्यापति पहले कवि है। तो स्वयंभू और ज्यादातर तो क्या है, स्वयंभू और सराफा का ही चलता है कि पहला कवि कौन सा है। स्वयंभू अपभ्रंश के कारण हिंदी के पहले कवि में स्थान नहीं पा पाते हैं, इसलिए सर्व मान्यता अनुसार सराफा हिंदी के पहले कवि है। हिंदी साहित्य की सर्वप्रथम रचना, हिंदी की प्रथम रचना के बारे में बात करते हैं श्रावकाचार। पहली रचना कौन सी है? श्रावकाचार, जिसके लेखक है आचार्य देवसेन। आचार्य देवसेन, इसकी जो रचना हुई है 933 ईस्वी में। रचना काल, हिंदी की पहली रचना श्रावकाचार, लेखक आचार्य देवसेन। कब? 933 ईस्वी। कब? 933 ईस्वी में। और इसमें क्या है? इसमें 250 दोहे हैं। किससे रिलेटेड हैं? इसमें श्रावक धर्म के सिद्धांतों का वर्णन किया गया है। 250 दोहे हैं इसमें, सॉरी 250 दोहों में श्रावक धर्म के सिद्धांतों का वर्णन किया गया है। तो पहली रचना श्रावकाचार, लेखक आचार्य देवसेन। कब? 933 ईस्वी। क्या है इसमें? 250 दोहे। किसके बारे में? श्रावक धर्म के सिद्धांतों के बारे में है। आदिकालीन साहित्य का विभाजन देखेंगे हम। आदिकालीन साहित्य को 4 प्रमुख श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। 4 में भी और 6 में भी कर सकते हैं हम इसको। किस प्रकार से बताते हैं? पहला तो रासो साहित्य, दूसरा रास या जैन साहित्य, सिद्ध और नाथ साहित्य। इसके अलावा भी लौकिक साहित्य और अन्य फुटकल रचनाओं को भी विभाजित कर सकते हैं। लौकिक साहित्य में ढोला मारूद हुआ, और जो अन्य फुटकल में अमीर खुसरो, विद्यापति इत्यादि लेखकों का या रचनाकार इनमें नहीं आते हैं, तो उनको हम लौकिक साहित्य या फुटकल रचनाओं में ले सकते हैं। तो आगे जो हम पढ़ने वाले हैं यह स्पष्ट है कि रासो साहित्य को हम पढ़ेंगे। रासो साहित्य पढ़ने के साथ साथ हम रास या जैन साहित्य को भी पढ़ेंगे, सिद्ध और नाथ। इसके बाद लौकिक साहित्य को भी हम पढ़ेंगे। तो यह हम समझ सकते हैं कि आदिकाल में क्या क्या आता है पूछा जाए तो जनरली कि रासो साहित्य है, जैन साहित्य है, सिद्ध साहित्य और नाथ साहित्य और लौकिक साहित्य, और इसके अतिरिक्त भी अन्य कुछ फुटकल रचनाएं आदिकालीन साहित्य में आती हैं। देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल इनमें से केवल रासो साहित्य को ही आदिकालीन साहित्य में स्थान देते हैं। शुक्ल किसको देते हैं? केवल रासो साहित्य को आदिकालीन साहित्य मानते हैं। इन्होंने 12 पुस्तकों के आधार पर आदिकाल को वीर गाथा काल नाम दिया, और केवल उसी को ही रामचंद्र शुक्ल रासो साहित्य के आधार पर ही आदिकालीन साहित्य में इन मानते हैं। बाकी जो बच गए सिद्धनाथ, जैन वगैरह, उनको क्या कह रहे हैं? ये शेष तीनों साहित्य को इन्होंने सांप्रदायिक शिक्षा मात्र कहकर पुकारा है। शेष तीनों साहित्य को इन्होंने सांप्रदायिक शिक्षा मात्र कहकर पुकारा है। इसका पुरजोर विरोध आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किया है, और उन्होंने कहा है कि यदि ये सांप्रदायिक शिक्षा मात्र हैं या फिर धार्मिक साहित्य है, तो फिर रामचरितमानस तो उससे भी बड़ा धार्मिक साहित्य होना चाहिए। किंतु शुक्ल ने तुलसीदास को बड़ा कवि मानते हुए रामचरितमानस का बहुत महत्वपूर्ण उनकी रचना मानी है, उसको साहित्य के अंतर्गत माना है। किंतु यहाँ उन्होंने जैन और सिद्धनाथ की जो ये रचनाएं हैं, इनको इन्होंने सांप्रदायिक शिक्षा मात्र कह करके आदिकालीन साहित्य में उपेक्षित कर दिया है। आचार्य हजारी वो चीज आ रही है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इन चारों को ही आदिकालीन साहित्य में स्वीकार भी किया है। आदिकाल में कुछ रचना ऐसी भी प्राप्त होती हैं जिनको उक्त चारों की श्रेणी में शामिल नहीं किया जा सकता। अतः ऐसी रचनाओं को आचार्य शुक्ल ने आदिकाल की फुटकल रचनाएं और डॉक्टर नगेंद्र ने आदिकालीन स्वतंत्र साहित्य के नाम से वर्गीकृत किया है। फुटकल रचनाएं, शुक्ल ने क्या कहा है उनको? फुटकल रचनाएं।
और नगेंद्र ने क्या कहा है? स्वतंत्र साहित्य। तो इन चार के अतिरिक्त भी साहित्य बच जाता है, वो भी हमें देखना है। अब शुरुआत करते हैं रासो साहित्य से। हम कोशिश करेंगे कि इसी वीडियो में आपका काफी चीजें क्लियर हो जाएं आदिकालीन साहित्य के बारे में। रासो शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई? शुक्ल ने माना है रासो शब्द की जो उत्पत्ति है वह रसायन से। यह संभावना बनी रहती है कि मिलान के सवाल यहाँ से आ सकते हैं। शुक्ल ने माना है रसायन से, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने माना है रासक शब्द से। किस प्रकार से? रासक, रासय, रासा और रासो, इस प्रकार से यह साहित्य जो लिखा गया रासो शब्द जो बना है वह रासक से बना है। गार्षा दत्तासी मानते हैं कि इस शब्द की उत्पत्ति राजसू या राजसूय शब्द से हुई है। राजसू या राजसूय शब्द से हुई है। डॉक्टर श्याम सुंदर दास क्या मानते हैं? डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने माना है कि इस शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? रहस्य से। और डॉक्टर दशरथ शर्मा ने माना है कि रास शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है। तो विभिन्न आलोचकों के विभिन्न मत हैं। शुक्ल ने माना है रसायन से, द्विवेदी ने माना है रासक से, गार्षा दत्तासी ने माना है राजसूय से, डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने माना है रहस्य से, और डॉक्टर दशरथ शर्मा ने माना है रास शब्द से इसकी उत्पत्ति मानी है। प्यारे साथियों, आगे बढ़ते हैं। रासो साहित्य की प्रमुख विशेषताओं के बारे में हम देखते हैं कि उस समय की क्या प्रवृत्तियां थी और क्या रासो साहित्य के बारे में देखा जा सकता है कि ये जो अगली 5-7 लाइनें आ रही हैं इन पर विशेष रूप से फोकस करेंगे और विशेष ध्यान रखेंगे, क्योंकि यह हमारे एग्जाम में ऐसा होता है कि डाटा से रिलेटेड सवाल तो आते ही हैं, लेकिन अब अधिक सवाल अवधारणात्मक आने लग गए हैं, अर्थात आपकी समझ के बारे में पूछा जाने लगा है कि आप रासो साहित्य के बारे में कितना जानते हैं। उस समय जो साहित्य लिखा गया है उसके बारे में आप कितना समझ पा रहे हैं। तो उसके बारे में इन लाइनों को हम गौर से देखेंगे। यह साहित्य चारण कवियों के द्वारा अपने आश्रयदाताओं की अतिशयोक्तिपूर्ण प्रशंसा में रचित माना जाता है। अर्थात जो राजा होते थे उनके दरबार में रह करके, ये दरबारी साहित्य के रूप में भी आता है कि उनके दरबार में रह करके और उन्हीं की यशोगान और उनकी प्रशंसा में यह साहित्य लिखा गया। इसका जो ऐसी ही चीजें हम रीतिकाल में भी पाएंगे। तो रासो साहित्य में है ये। तो रासो साहित्य में आश्रयदाताओं का अतिशयोक्तिपूर्ण प्रशंसा, चारण कवियों द्वारा आश्रयदाताओं की अतिशयोक्तिपूर्ण प्रशंसा, बढ़ा चढ़ा करके प्रशंसा करना। इसके अलावा इस साहित्य में उस समय के सामंती जीवन की संपूर्ण झलक है। सामंती जीवन की, जब दरबार में बैठ करके हम राजा का गुणगान करेंगे तो सामंती जीवन की झलक मिलेगी, हमें ग्रामीण जीवन की या आम जनता की झलक वहां मिलना मुश्किल है। तो कौन सी झलक? हमें केवल सामंती जीवन की झलक मिलती है। इस साहित्य में युद्ध व प्रेम का वर्णन अधिक किया गया है। इस साहित्य में युद्ध और प्रेम का वर्णन, अर्थात यहाँ दो प्रधान रस हैं, एक तो वीर रस और श्रृंगार रस। आदिकाल में तो दो रस और भी आ जाएंगे प्लस होकर के, किंतु यहाँ युद्ध और प्रेम के कारण वीर और श्रृंगार रस का वर्णन अधिक है। इस साहित्य की रचनाओं में ऐतिहासिकता के साथ साथ कल्पना का समावेश भी है। जैसे पृथ्वीराज रासो है, उसमें कुछ चीजें ऐतिहासिक नजर तो आती हैं, लेकिन काफी चीजें वहाँ काल्पनिक भी हो जाती हैं। तो क्या इसमें इम्पोर्टेंट है? ऐतिहासिकता के साथ कल्पना का समावेश। ऐतिहासिकता के साथ क्या है? कल्पना का समावेश। इस साहित्य की अधिकांश रचनाएं संदिग्ध व अर्ध प्रमाणिक। जब ऐतिहासिकता तो है और उसके ऊपर कल्पना भी हमने जोड़ ली है, तो इससे यह सिद्ध हो जाएगा कि वह संदिग्ध भी हो सकता है। ऐतिहासिकता उसकी संदिग्धता के घेरे में आ जाएगी। तो इसकी जो अधिकांश रचनाएं संदिग्ध एवं अर्ध प्रमाणिक रचनाएं हैं। यह साहित्य चारण कवियों की संकुचित राष्ट्रीय भावना का प्रतीक माना जाता है। ऐसे सवाल पहले भी आए हुए हैं कि युद्ध जहाँ होता है वहाँ जरूरी होता है कि राष्ट्रीय भावना से प्रेरित हो, किंतु यहाँ युद्धों का वर्णन है
लेकिन राष्ट्रीय भावना यहाँ नहीं है। यहाँ छोटी छोटी रियासतें या फिर छोटे छोटे राज्य आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे। तो यहाँ एक जो राष्ट्रीय भावना है विशाल स्तर पर, या राष्ट्रीय भावना है उसका अभाव पाया जा सकता है, या कह सकते हैं कि संकुचित राष्ट्रीय भावना इसको हम कह सकते हैं। किंतु यदि देखा जाए कि सवाल यदि ऐसा आता है कि राष्ट्रीय भावना का अभाव, तो यह सारी सत्य बात है कि राष्ट्रीय भावना का यहाँ अभाव पाया जाता है, अर्थात संकुचित राष्ट्रीय भावना है। ये यूं कहें कि यहाँ राष्ट्रीय भावना है ही नहीं। तो इसकी प्रमुख विशेषताएं देखिए हमने रासो साहित्य की, कि यहाँ चरण कवियों द्वारा आश्रयदाताओं की अतिशोक्तिपूर्ण प्रशंसा, ठीक है। सामंती जीवन की झलक, ठीक है। युद्ध व प्रेम का वर्णन, ओके। वीर रस एवं श्रृंगार रस, ठीक है भाई। ऐतिहासिकता के साथ साथ कल्पना का समावेश, संदिग्ध या संदिग्ध या अर्ध प्रमाणिक रचनाएं और संकुचित राष्ट्रीय भावना, ये रासो साहित्य की विशेषताएं देख ली हमने। अब प्रमुख रासो साहित्य की प्रमुख रचनाएं देख लेते हैं। रामचंद्र शुक्ल जी ने तो रासो साहित्य के अंतर्गत 12 रचनाओं को माना है, किंतु मैं आपको फिर से ये बात बता दूं कि जो उन्होंने 12 रचनाएं ली हैं, उनमें से कुछ जैसे रचनाएं हैं जयमंग जसचंद्रिका और जयचंद्र प्रकाश, वो उपलब्ध नहीं है, उनका केवल उल्लेख मिलता है, तो वो रचनाएं हम नहीं पढ़ पाएंगे। किंतु जो प्रमुख रचना है वहाँ का जिक्र, वो उनके बारे में हम आपको बता रहे हैं। देखिए, केवल रचना का नाम है और उनके लेखक हैं। इन रचनाओं के बारे में हम आगे पढ़ते हैं। फिर पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? चंद्रबरदाई, याद रख लेंगे। पृथ्वीराज रासो के लेखक चंद्रबरदाई। बीसल देव रासो के लेखक नरपति नाल है, नरपति नाल है। फरमाल रासो जगनिक, फरमाल रासो जगनिक। खुमान रासो तलपत विजय। हमीर रासो सारंगधर। विजयपाल रासो नल सिंह भाट। बुद्धि रासो जलहन। तो पृथ्वीराज रासो, अब एक बार फिर से देख लेते हैं इसको, आप यहाँ याद भी कर लेंगे इसको, ज़्यादा समय नहीं लगेगा, मुश्किल से 30 सेकंड में हम इनको पढ़ लेंगे एक बार। पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? चंद्रबरदाई। बिशलदेव रासो नरपति नाल्य। परमाल रासो जगनिक, परमाल रासो जगनिक। खुमान रासो दलपति विजय। हमीर रासो सारंगधर। विजयपाल रासो नल सिंह भाट। और बुद्धि रासो जलहन। जलहन वही हैं जो चंद्रबरदाई के पुत्र हैं, जिन्होंने पृथ्वीराज रासो को पूर्ण भी किया था। तो आइए शुरू करते हैं। पहला जो रासो है पृथ्वीराज रासो, इसके लेखक चंद्रबरदाई, अभी हमने देखा ही था। इसका जो समय है वह 1225 विक्रमी संवत, या यूं कहें 1168 ईस्वी। पृथ्वीराज जो चंद्रबरदाई और पृथ्वीराज चौहान है, इनका जन्म और मृत्यु वर्ष समान समान ही है, और ये दोनों अच्छे मित्र भी रहे हैं। और तो ये इनके दरबारी कवि थे, और दरबारी कवि होने के साथ इनकी सेना के साथी भी थे। उस समय क्या होता था, जो ये जो ज्यादातर कवि होते थे ये युद्ध में भी जाते थे, इसीलिए इनमें युद्ध का सजीवता का वर्णन किया गया, युद्धों की सजीवता का वर्णन किया गया है, कि तलवारों की टंकार सुनाई दे रही है, घोड़े दौड़ना, और जो सारा युद्ध में नजारा होता है उन्होंने उन्होंने आंखों देखा वर्णन वहां पर किया है। तो जो यहाँ दरबारी कवि होते थे वो सैनिक भी होते थे। तो काव्य स्वरूप देखिए, इसका काव्य स्वरूप कैसा है? प्रबंधात्मक श्रेणी का महाकाव्य है, प्रबंधात्मक श्रेणी का महाकाव्य रचना है। तो कैसा है? प्रबंधात्मक। और कैसी रचना है? महाकाव्य। क्योंकि प्रबंधात्मक में महाकाव्य खंड काव्य होते हैं, तो प्रबंधात्मक में कौन सी है? महाकाव्य रचना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार इस रचना को हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। शुक्ल ने क्या माना इसको? प्रथम महाकाव्य। और चंद्रबरदाई को क्या माना है? प्रथम महाकवि, प्रथम महाकवि। और शुक्ल ने प्रथम कवि किसे माना है? बताइए, चलो अभी हमने पढ़ा है, ध्यान हो तो। राजा भोज या राजा मुंज को माना है शुक्ल ने। तो पृथ्वीराज रासो प्रथम महाकाव्य माना जाता है। कुल पद इसमें है जो सबसे बड़ा है, इसके 4 संस्करण मिलते हैं पृथ्वीराज रासो के। तो उसका प्रथम संस्करण में जो पद हैं वो है 16,306। कितने हैं? 16,306।
इसमें छंद कितने प्रकार के? 68 प्रकार के छंद हैं, जिसमें छप्पे छंद का सर्वाधिक प्रयोग किया गया है, सर्वाधिक उपयोग किया गया है। छप्पे सम्राट कहे जाते हैं पृथ्वी चंद्र बरदाई, छप्पे सम्राट, क्योंकि छप्पे छंद का इन्होंने बहुत ज्यादा उपयोग किया गया है। छप्पे या कवित छंद भी इसको कह सकते हैं, क्योंकि छप्पे न आकर के कई बार एग्जाम में आ जाता है कि कवित छंद, तो छप्पे और कवित एक ही है यहाँ पर। विभाजन 69 सर्गों में इसका विभाजन किया गया है। विशेष तथ्य देख लेते हैं। इस रचना में अजमेर के शासक पृथ्वीराज चौहान एवं कन्नौज के शासक जयचंद की पुत्री संयोगिता की प्रेम कथा का वर्णन किया गया है। पृथ्वीराज चौहान और जयचंद की पुत्री संयोगिता की प्रेम कथा का वर्णन इस पृथ्वीराज रासों में हमें मिलता है। इस रचना की सर्वप्रथम जानकारी कर्नल जेम्स टोड के द्वारा स्वरचित एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान नामक पुस्तक में प्रदान की गई है। सबसे पहले जानकारी हमें एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान में मिलती है। कर्नल टोड ने इस रचना के एक भाग को संगोपता नेम के साथ प्रकाशित करवाया। एक भाग को किस नाम से प्रकाशित किया? संगोपता नेम। किस नाम से? संगोपता नेम से प्रकाशित करवाया। किसने? कर्नल जेम्स टोड ने। और इसको जो जानकारी कहाँ से मिली? एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान के से हमें इसकी जानकारी मिली। सर सबसे पहले आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इस रचना को अर्ध प्रमाणिक मानते हुए क्या कहा है? याद रख लेंगे, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या कहा है? सुख सुखी संवाद। क्या कहा है? सुख सुखी संवाद कहा है। इतिहासकारों के अनुसार इस पुस्तक का उत्तरार्ध भाग चंद्रबरदाई के पुत्र जल्हड़ ने पूर्ण करवाया। अभी हमने बताया था कि जो अंतिम भाग है वो किसने पूरा करवाया? चंद्रबरदाई के पुत्र जल्हड़ ने पूरा करवाया है। इस रचना को प्रमाणिकता के संदर्भ में निम्न 3 मत माने गए हैं कि प्रमाणिक रचना किन्होंने माना है, अर्ध प्रमाणिक किसने माना है और अप्रमाणिक किसने माना है। अप्रमाणिक, अर्ध प्रमाणिक और प्रमाणिक, ये तीनों प्रकार की जो प्रमाणिकता है कि किसने माना है वो देखते हैं अभी। तो अप्रमाणिक मानने वाले डॉक्टर वुलर ने सबसे पहले इसको अप्रमाणिक माना है। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तो इसके बारे में यहाँ तक लिख दिया है कि संपूर्ण ग्रंथ जाली है, कि संपूर्ण ग्रंथ को जाली बता दिया है शुक्ल ने तो। और कविराज श्यामलदान मुरारीदान ने इसको अप्रमाणिक माना है। और पंडित गौरी शंकर हीरानंद ओझा और मुंशी देवी प्रसाद ने इसकी प्रमाणिकता को खारिज किया है, यानी ये सभी इस रचना को अप्रमाणिक मानते हैं। डॉक्टर बुलर, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, कविराज श्यामलदान मुरारीदान, पंडित गौरी शंकर हीरानंद ओझा और मुंशी देवी प्रसाद। इसके अतिरिक्त अर्ध प्रमाणिक रचना मानने वाले विद्वान हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, सुनीति कुमार चटर्जी, मुनि जिन विजय। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, सुनीति कुमार चटर्जी और मुनि जिन विजय। द्विवेदी ने क्या कहा था इस रचना को? सुख सुखी संवाद। प्रमाणिक मानने वाले इतिहासकार हम देखते हैं, तो जो प्रमाणिक मान रहे इस रचना कर्नल जेम्स टोड, जिन्होंने संगोपता नेम से इसका एक भाग प्रकाशित भी करवाया था, प्रमाणिक मान रहे हैं वो इस रचना को कर्नल जेम्स टोड। इसके अलावा मिश्र बंधु इस रचना को प्रमाणिक मानते हैं। डॉक्टर श्याम सुंदर दास इस रचना को प्रमाणिक मानते हैं। मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या भी इसे प्रमाणिक रचना मानते हैं। और मथुरा प्रसाद दीक्षित। तो प्रमाणिक रचना मानने वाले कर्नल जेम्स टोड, मिश्र बंधु, डॉक्टर श्याम सुंदर दास, मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या और मथुरा प्रसाद दीक्षित। इस रचना की हस्तलिखित प्रतियों के निम्न 4 संस्करण प्राप्त होते हैं। कितने संस्करण प्राप्त होते हैं? 4। कि उनमें कितने पद हैं वो देखेंगे और वो कहाँ पर उपलब्ध है ये भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले वृहद रूपांतरण, जिसमें 69 समय और 16,306 पद हैं। इस रूपांतरण का प्रकाशन सर्वप्रथम नागरी प्रचारणी काशी के द्वारा करवाया गया। किसने करवाया इसका प्रकाशन? नागरी प्रचारणी काशी के द्वारा। इसकी हस्तलिखित प्रति वर्तमान में उदयपुर संग्रहालय में सुरक्षित रखी गई है। इसकी हस्तलिखित प्रति कहाँ मिलेगी हमें? उदयपुर संग्रहालय में सुरक्षित रखी गई है। इसका जो मध्यम रूपांतरण है उसमें 7,000 पद मिलेंगे। इसका अभी तक प्रकाशन नहीं हुआ है और यह कहाँ है? बीकानेर संग्रहालय में। सबसे बड़ा जो संस्करण है वह कहाँ है? उदयपुर संग्रहालय में। मध्यम कहाँ है?
बीकानेर संग्रहालय में। और जो इससे लघु पर है संस्करण जिसमें 3500 पद हैं, वो कहाँ है? उसका प्रकाशन नहीं है, लेकिन उस कहाँ सुरक्षित है? बीकानेर संग्रहालय में सुरक्षित है। यानी बीच के जो संस्करण है ये दोनों बीकानेर संग्रहालय में है, जिनका प्रकाशन नहीं हुआ है। एक तो 7000 पद में है और एक 3500 पद में है। किंतु जो लघुतम रूपांतरण है जिसमें 1300 पद हैं, लघुतम रूपांतरण सबसे छोटा जो रूपांतरण है जिसमें 1300 पद हैं, डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार यही रूपांतरण पृथ्वीराज रासो का मूल रूप माना जाता है। डॉक्टर दशरथ शर्मा ने इसे ही पृथ्वीराज रासो का मूल रूप मान लिया है। डॉक्टर नगेंद्र ने इस रचना को क्या कहा है? घटना कोश। इस रचना को, किस रचना को बात कर रहे हैं हम? पृथ्वीराज रासो। डॉक्टर नगेंद्र ने पृथ्वीराज रासो को क्या कहा है? घटना कोश कह करके पुकारा है। और इसी के साथ पृथ्वीराज रासो से संबंधित हमारी जानकारी को विराम देते हैं और विसल देव रासो के बारे में पढ़ते हैं। अभी आप यदि देखना चाहें तो पृथ्वीराज रासो में कुछ महत्वपूर्ण चीजों को कि किसने लिखा, चंद्रबरदाई ने। कब? 1168। तो इनका स्थिति काल है चंद्रबरदाई का। रचना तो जलाढ़ ने पूर्ण की है वैसे। तो ये प्रबंधात्मक श्रेणी की महाकाव्य रचना है और इसमें जो वर्णन है वो पृथ्वीराज चौहान और जयचंद की पुत्री संयोगिता की प्रेम कथा का वर्णन है। और वीर और श्रृंगार रस इसकी महत्वपूर्ण रस है इसके। और इसमें जो छंद है, 68 प्रकार के छंद हैं यहाँ, लेकिन 68 प्रकार के छंदों में छप्पे छंद या कवित छंद सबसे महत्वपूर्ण है। चंद्रबरदाई को छप्पे छंद का सम्राट कहा जाता है। और इसकी जो जानकारी मिलती है वो एनाल्स एंड एक्टिविटीज एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान में मिलती है। और कर्नल टोड ने इसे संगोपता नेम से प्रकाशित करवाया। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसे अर्ध प्रमाणिक रचना मानते हुए सुखसों की संवाद से संबोधित किया है। और प्रमाणिक अप्रमाणिक इन लोगों के द्वारा, जैसे अप्रमाणिक मानने वाले डॉक्टर बूलर, रामचंद्र शुक्ल, श्यामल दान, मुरारी दान, हीरानंद ओझा और मुंशी देवी प्रसाद। इसके अतिरिक्त अर्ध प्रमाणिक मानने वाले आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, सुनीति कुमार चटर्जी, मुनि जिन विजय। और प्रमाणिक मानने वाले कर्नल जेम्स टोड, मिश्र बंधु, श्याम सुंदर दास, मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या और मथुरा प्रसाद दीक्षित हैं। इसके रूपांतरण के बारे में बता दिया। सबसे लघुतम रूपांतरण में 1300 पद हैं और नगेंद्र ने इसे घटना कोश कह करके पुकारा है। अब हम पढ़ते हैं बीसल देव रासो। बीसल देव रासो के रचनाकार है नरपति नाल्य और इसका जो रचना समय है वह 1212 विक्रमी संवत, जिसके बारे में एक पद भी आता है। 1272 मझारी, जेठवदी नवमी बुधवारी, नाल्य रसायन आरंभ है, सारठ तूती ब्रह्म कुमारी। तो ये इसका मतलब 1272, कुछ विद्वान इसको 1272 भी मानते हैं, किंतु 1272 को यहाँ 1212 विक्रमी संवत मानना अधिक उचित है। इस रचना में अजमेर के शासक विग्रहराज चतुर्थ, अजमेर के शासक विग्रहराज चतुर्थ, जिन्हें बीसलदेव तृतीय का भी नाम दिया जाता है, एवं मालवा के नरेश भोज परमार की पुत्री, और पुत्री का नाम क्या है? राजमती। यहाँ याद रखेंगे कि बीसलदेव रासों में जो नायिका है वो कौन सी है? राजमती। कौन सी है? राजमती। और जो नायक है वो विग्रहराज चतुर्थ अर्थात बीसलदेव तृतीय। और राजमती के विवाह, वियोग और पुनर्मिलन की कथा है। क्या उनका विवाह होता है, फिर उनका वियोग, और फिर वो वापस से मिलते हैं कि उड़ीसा गमन उनका। और वहाँ फिर जो नायिका का 12 मासा के अंतर्गत वियोग वर्णन, और एक पंडित के अपने पंडित के हाथ समाचार भेजने के बाद जब राजा वापस आता है तो राजमती के पिता उन्हें वापस ले जाते हैं और जो विशल देव है वह उन्हें पुनः अपने राजमती को लेकर के आ जाता है। तो ये सारी इसमें आएगा। इसमें सबसे महत्वपूर्ण है 12 मासा। तो ये विवाह का वर्णन मिलेगा, वियोग होगा और फिर अंत में पुनर्मिलन, और 12 मासा इसमें महत्वपूर्ण है। तो श्रृंगार रस प्रधान रचना है ये। कैसी रचना है? श्रृंगार रस प्रधान। यहाँ वीर रस नहीं है, यहाँ कोई युद्ध का वर्णन इसमें नहीं है। तो श्रृंगार रस प्रधान रचना है। इसमें 128 पद प्राप्त होते हैं। देखो कहाँ तो एक महाकाव्य जो पृथ्वीराज रासो है उसमें 16,300 पद और लास्ट में 1,300 पद हम लघुतम संस्करण में मानते हैं, और यहाँ मात्र 128 पद की ये रचना है। श्रृंगार रस प्रधान रचना है ये।
इस रचना का विभाजन 4 खंडों में किया गया है। जो भी हम बातें कर रहे थे वो सारी यहाँ देख लेंगे एक बार। 4 खंडों में विभाजित किया गया है कि पहले खंड में विभीषण देव और राजमती के विवाह का वर्णन, वही शादी हो गई है यहाँ। द्वितीय खंड राजा बीसल देव की उड़ीसा गमन और 12 महीने वहीं ठहरने का वर्णन, कि राजा राजमती की थोड़ी सी बात पर बिगड़ करके उड़ीसा चला जाता है और वहां पर इसके जो ठहरने का वर्णन है कि उड़ीसा चला गया है और 12 महीने वहीं ठहरने का वर्णन है। तृतीय खंड अधिक मार्मिक है। रानी राजमती के 12 महीने के वियोग एवं बीसल देव के उड़ीसा से लौटने का वर्णन है, कि जो वियोग का वर्णन है 12 मासा तृतीय खंड में आ जाएगा। और चतुर्थ खंड में है राजा भोज परिवार के द्वारा अपनी पुत्री राजमती को अपने घर ले जाने एवं राजा बीसलदेव के द्वारा उसे पुनः प्राप्त करने का वर्णन है। इस प्रकार से 4 खंडों में विभाजित यह रचना 128 पद में लिखी गई है। और इसकी जो महत्वपूर्ण बात है कि सर्वप्रथम 12 मासा इसी में पढ़ने को मिलता है। 12 मासा की शुरुआत हो गई है। 12 मासा का अर्थ नए विद्यार्थियों के लिए मैं बता दूं कि जब वियोग अवस्था में नायक नायिका होते हैं तो उस समय जो ऋतुओं का वर्णन के साथ साथ उस प्रत्येक मंथ की जो ऋतु या और जो मौसम का प्रभाव होता है वह उन पर कितना कष्टकारी होता है उसके बारे में वर्णित किया जाता है। पृथ्वीराज रासो, बीसल देव रासो, उसके पश्चात परमाल रासो, यह वीर रस प्रधान रचना है। इसमें इस प्रकार की रचना है कि आपके खून में उबाल आ जाए अगर आप एकदम से युद्ध के लिए तत्पर हो सकते हैं। तो परमाल रासो जगनिक के द्वारा रचित है। 1230 विक्रमी संवत इसका समय ठहरता है। इसके लिए देखिए यह अपनी गेयता के लिए अधिक प्रसिद्ध है। इसमें गेय पद हैं। ये अब देखिए उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड के महोबा, बैसवाड़ा, बुंदेलखंड इत्यादि क्षेत्रों में इस रचना के पद लोक गीतों के रूप में गाए जाते हैं। लोक गीतों के रूप में गाए जाते हैं। इन क्षेत्रों में इस रचना को आल्ह खंड से, ये भी पूछ सकते हैं कि आल्ह खंड के नाम से किस रचना को जाना जाता है, तो परमाल रासो आल्ह खंड के नाम से भी जाना जाता है। इस रचना में आला और उदल नामक 2 क्षत्रिय सामंतों की वीर गाथा का वर्णन है। किसका वर्णन है? आला और उदल, आला और उदल का वर्णन है। इस रचना का सर्वप्रथम प्रकाशन 1865 ईस्वी में हुआ। कब हुआ? 1865 में। किसने करवाया? एक अंग्रेज कलेक्टर चार्ल्स इलियट ने करवाया। और किस नाम से? आलेखंड नाम से इसका प्रकाशन करवाया। इस रचना का प्रकाशन डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने, दूसरा सेकंड प्रकाशन जो करवाया है वो कहाँ से, किसने करवाया? श्याम सुंदर दास ने। कहाँ से? नागरी प्रचारणी सभा काशी से इसका प्रकाशन करवाया। सबसे पहले चार्ल्स इलियट ने 1865 में करवाया था आलाखंड नाम से, और दूसरा करवाया डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने नागरी प्रचारणी सभा काशी के माध्यम से करवाया। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी इस रचना को भी अर्ध प्रमाणिक मानते हैं। और अजय प्रसाद द्विवेदी इस रचना क्या मानते हैं? अप्रमाणिक। इतिहास के अनुसार कवि जगनिक कलिंजर प्रदेश से चंदेल वंशी राजा परमार्दी देव के आश्रित कवि माने जाते हैं। तो इसके जो परमाल रासु के कवि कौन है? जगनिक। तो जगनिक कौन है? कलिंजर प्रदेश से चंदेल वंशी राजा परमार्दी देव के आश्रित माने जाते हैं। परमार्दी देव जो पृथ्वीराज चौहान के समकालीन थे, उसी के जो राज्य था उसी में जगनिक रहते थे और वहां पर ही रह करके इन्होंने इस रचना को लिखा। तो परमाल रासो को हमने आलाखंड को हमने देख लिया है। ये गेयता के कारण अपनी प्रसिद्धि में है और इसका एक पद भी शायद आपको मिले कि 12 वर्ष लोगों को क्षत्रिय क्षत्रिय धर्म का पालन करने के लिए ये प्रसिद्ध है कि 12 वर्ष लोगों कर जीवे और तेरे लोसियार वर्ष 18 क्षत्रिय जीवे आगे को जीवन धिक्कार। यानी कि युद्ध के लिए प्रेरित करने वाली रचना है, जोश भरने वाली रचना है और गेयता के लिए प्रसिद्ध है। तो परमाल रासो से आगे बढ़ करके अब हम पढ़ते हैं खुमान रासो के बारे में जानकारी लेंगे। अभी लगभग रासो साहित्य अब हमारा ठीक ठाक हमने पढ़ लिया है। 2-3 रचनाओं के बाद इसे पूर्ण करते हैं। खुमान रासो। दलपति विजय, इसके रचनाकार कौन है? दलपति विजय।
इसके रचना काल के संदर्भ में निम्न दो मत प्राप्त होते हैं। आचार्य शुक्ल मानते हैं इसे 9वीं शताब्दी का, शुक्ल क्या मानते हैं 9वीं शताब्दी का, और मोतीलाल मेनारिया मानते हैं इसको 17वीं शताब्दी का। इसके पीछे कारण है क्योंकि इसमें कुछ पद बाद में जोड़ करके इसे पुनः अपडेट कर दिया गया, तो जिससे ये रचना 17वीं शताब्दी की भी मिलती है। उस समय के 17वीं शताब्दी के कुछ जो राजाओं के या जो महाराणाओं के नाम इसमें मिलते हैं, तो ये 17वीं शताब्दी की रचना मानी जाती है। इस रचना में लगभग 5000 पद प्राप्त होते हैं। इस रचना में चित्तौड़ के रावल खुमान और बगदाद के खलीफा अलमामू के मध्य हुए 24 युद्धों का वर्णन मिलता है। 24 युद्धों का वर्णन मिलता है किस किस के? चित्तौड़ के रावल खुमान और बगदाद के खलीफा अलमामू के मध्य जो 24 युद्धों का वर्णन है यहाँ मिलता है। इस रचना की हस्तलिखित प्रतिलिपि पूना संग्रहालय में सुरक्षित है। कहाँ है खुमान रासो की हस्तलिखित प्रति? पूना संग्रहालय में। और पृथ्वीराज रासो की उदयपुर संग्रहालय में सबसे बड़ी, उसके बाद दो उसकी जो प्रतियां बीकानेर संग्रहालय में है। लेकिन खुमान रासो की प्रति कहाँ है? तो पूना संग्रहालय में सुरक्षित रखी हुई है। हमीर रासो को पढ़ते हैं। हमीर रासो के रचनाकार है सारंगधर। इसका जो रचना काल है वो 1414 विक्रमी संवत यानी 1357 ईस्वी में। इस रचना का मूल रूप था हस्तलिखित प्रति अभी तक प्राप्त नहीं है। केवल प्राकृत पैंगलम में इसके कुछ पद पढ़ने को मिल जाते हैं। केवल प्राकृत पैंगलम में इसके कुछ पद पढ़ने को मिल जाते हैं। प्राकृत पैंगलम में लक्ष्मीधर नामक विद्वान के द्वारा संकलित रचना है। प्राकृत पेंगलम के लेखक कौन है? संकलन किसने किया है? लक्ष्मीधर ने। और जिसमें क्या है कि उसमें सारंगधर, विद्याधर, बब्बर और जज्जल इन चार विद्वानों के पद हैं। जो प्राकृत पेंगलम है उस संकलन करता लक्ष्मीधर है, और जिसमें सारंगधर, विद्याधर, बब्बर और जज्जल के पद संकलित हैं, रचित हैं उनके द्वारा। इस रचना में उल्लेखित हमीर शब्द की व्युत्पत्ति हजार प्रसाद द्विवेदी हमीर शब्द की उत्पत्ति मानते हैं अमीर से। हमीर शब्द की उत्पत्ति कहाँ से मानते हैं? अमीर से। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार एवं राहुल संकृतायन के अनुसार प्राकृत पेंगलम रचना में सारंगधर नाम से संकलित पदों को उनके द्वारा रचित पद नहीं मानकर जज्जल द्वारा रचित पद के रूप में स्वीकार किया है। कि जो सारंगधर के पद न मान करके किसके माने हैं? जज्जल के। किन्होंने? नगेंद्र बता रहे हैं कि नगेंद्र और राहुल सांस्कृतायन बता रहे हैं कि ये किसके पद हैं? जज्जल के। इस प्रकार से हमने आज देखा आदिकाल में कि आदिकाल की विशेषताओं के बारे में पढ़ा, रासो साहित्य के बारे में पढ़ा, तो इसके नामकरण को भी हमने देखा। तो यह जो वीडियो आपके लिए उपलब्ध करवाई जा रही है, आशा करता हूँ आपके लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होगी। और इसी प्रकार की वीडियो और हम बनाएं, इसके लिए आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें और इसको शेयर ज़रूर करें, अपने साथियों तक पहुँचाएं, क्योंकि काफ़ी मेहनत के साथ ये वीडियो बनाई जाती है। और ये यदि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठाएं तो मुझे काफ़ी खुशी होगी। और क्योंकि इसका कोई चार्ज नहीं है, क्योंकि काफ़ी फीस देकर भी हम कई चीज़ें उपलब्ध प्राप्त नहीं कर पाते, तो हम फ्री की चीज़ तो कम से कम शेयर कर ही सकते हैं कि लोगों तक हिंदी साहित्य के बारे में जागरूक हों और हिंदी साहित्य के प्रति एक दृष्टिकोण बन सके। तो मैं हिंदी साहित्यिक चैनल पर मैं इस समय आपसे विदा चाहूँगा। अगले वीडियो में मैं प्रयास करूँगा कि अगले 2 वीडियो में हम आदिकाल को समाप्त कर लें, क्योंकि एक वीडियो में तो हम नाथ साहित्य एवं सिद्ध और जैन साहित्य कर लेंगे और दूसरी वीडियो में लौकिक और फुटकल रचनाओं को हम कंप्लीट कर लेंगे। तो यानी मुश्किल से 2.5 से 3 घंटे में हम आदिकाल पढ़ रहे हैं। और जब हम आदिकाल को इतने समय में पढ़ लेंगे तो एक हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा, तैयारियों को लेकर के कॉन्फिडेंस आ जाएगा। तो आशा करता हूँ इस वीडियो को आप देख करके इस पर ज़रूर अपना रेस्पॉन्स देंगे। धन्यवाद साथियों।